नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, हर तरफ हरियाली दिखाई पड़ रही है, बारिश का पानी दिखाई पड़ रहा है और हरियाली देखकर किसान भाई के चेहरे काफ़ी खुशहाल दिख रहे हैं, सभी खुश हैं। लेकिन ज़्यादा हरियाली हो जाए तो कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। कैसे, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सिमडेगा में रिवराइन फिश फार्मिंग के लिए किया जाएगा मत्स्य मित्रों का चयन। मिट्टी में अम्लीयता के उपचार के लिए करें जैविक खाद का उपयोग। अगाध पत्ते गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद गोल्डन एंकर। अब समाचार विस्तार से। सिमडेगा की नदियों की धारा में और नदियों के ऊपर निर्मित जलाशयों के आसपास या नदियों से सटे स्थल जहां पानी की धारा कम होने के बावजूद पानी की गहराई 3 से 4 फीट होती है, ऐसे क्षेत्रों में विशेष प्रकार के जाल, जीआई पाइप या बांस की सहायता से घेराबंदी करके उसमें मछली पालन करने की योजना है। ऐसे स्थानों का चयन करने तथा इनमें मछली पालन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता देने एवं स्थानीय लाभुकों का समूह बनाने के लिए मत्स्य मित्रों का चयन करके उन्हें 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना है। इच्छुक स्थानीय युवक जो स्वैच्छिक रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, वे जिला मत्स्य कार्यालय सिमडेगा में 13 अगस्त 2016 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। झारखंड के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अम्लीय मिट्टी वाले खेत हैं। जिन किसान भाइयों के खेत की मिट्टी अम्लीय है, वे उपचार के तौर पर खेत में जैविक खाद डालें। जैविक खाद में रहने वाले जीव मिट्टी में मौजूद अम्ल को संतुलित करने का काम करते हैं। बरसात के मौसम में सब्जी फसलों की खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है खेत का चुनाव करना। इस मौसम में किसान सब्जी फसल लगाने के लिए ऊपरी जमीन चुने। ढालू खेत ज्यादा फायदेमंद है। मिट्टी जीवांश युक्त हो और उसका प्रकार बलुई दोमट हो। बरसात में सब्जी फसल वाले खेत में लगातार जल जमाव रहने से पौधे में सड़न और गलन की समस्या हो जाती है। मिट्टी में अत्यधिक नमी के कारण पौधे गिर जाते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में सब्जी की खेती के लिए वैसी जमीन का चयन करें जहां जल जमाव ना हो। इसके लिए सबसे उपयुक्त टाड़ खेत माना जाता है। खरीफ में जब सब्जी उत्पादन करते हैं, हम लोग को सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य बात 2 ही 3 होती है। जैसे पहला, भूमि का चयन। भूमि का चयन ठंडे मन से और दिमाग से करना चाहिए। वर्षा ऋतु में जल जमाव की संभावना ज़्यादा होती है, जिससे फसल का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इसलिए किसानों को भूमि का चयन सबसे ऊंची ज़मीन और ढालू ज़मीन जो होती है, जीवाश्म युक्त मिट्टी जिसमें बलुई दोमट मिट्टी की मात्रा ज़्यादा होती है, उस तरह की मिट्टी का चयन करना चाहिए। किसान भाई पत्ता गोभी की अगाध खेती के लिए सितंबर से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। अगाध पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद गोल्डन एंकर, अर्ली ड्रमहेड या प्राइड ऑफ इंडिया 2 का चयन कर सकते हैं। अगाध पत्ता गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतार से कतार 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अच्छी उपज के लिए पत्ता गोभी के अगाध उन्नत प्रभेदों में गोल्डन एंकर, अर्ली ड्रमहेड या प्राइड ऑफ इंडिया 2 लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। टेरेस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने, छांटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। आइए आज जानते हैं गोभी वर्गीय फसलों में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के उपाय के बारे में। गोभी वर्गीय फसलों में अन्य कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिनों के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों की थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1950 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3500 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2000 रुपए से 2600 रुपए, चना 7800 रुपए से 8500 रुपए, दाल अरहर 11500 रुपए से 12500 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7500 रुपए, दाल चना 9500 रुपए से 10200 रुपए, सरसों तेल 10500 रुपए से 11800 रुपए, चीनी 3900 रुपए से 4200 रुपए, आलू 1400 रुपए से 1800 रुपए और प्याज 850 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि से संबंधित ढेर सारी जानकारी देखी कृषि समाचार में। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं मत जाइएगा, हम फौरन वापस आते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पहले कहा था कि हरियाली से नुकसान पहुंच सकता है। बिल्कुल, अभी धान के खेत लहलहा रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो कि धान के साथ में वो भी हरी हो गई है। ठीक कहा किसान भाइयों आपने, खरपतवार। तो खरपतवार का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है धान के फसल को। तो ऐसे में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें और इसकी देखभाल कैसे करें, इसका वैज्ञानिक तरीका भी है। और इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपकी पैदावार काफ़ी बढ़ जाती है।
सही कहा ना। तो चलिए, हमारे विशेषज्ञ जो हैं आज इसी विषय को लेकर स्टूडियो में विराजमान हैं। सीधा चलते हैं उनके पास और जो भी अपने दिल में उठ रहे हैं सवाल उनसे पूछ डालते हैं। तो सीधा चलते हैं स्टूडियो। खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान फसल में खरपतवार नियंत्रण और साथ ही साथ हम टॉप ड्रेसिंग की बात करेंगे। आज हमारे साथ बतौर स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर DK रूसिया, जो कि कृषि इंजीनियरिंग विभाग में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, बातचीत की शुरुआत में ही हमने कहा कि आज हम खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे। जब हम खरपतवार नियंत्रण की बात करते हैं तो कई तरह के उपकरणों की बात करते हैं, कई तरह की दवाओं की बात करते हैं। जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि खरपतवार नियंत्रण की बात हम बाद में करें, खरपतवार हो ही नहीं, इस दिशा में किसान भाई पहले क्या करें? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। हाँ गौतम जी, हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि उनके कुल लाभ का 60 से 70% प्रतिशत जिसको कहें, अगर 100 रुपये उनको लाभ होता है तो वो 70 रुपया उनका एक मुख्य कार्य में जाता है जो कि खरपतवार नियंत्रण से संबंधित होता है। अनेक तरह से इसका फायदा और नुकसान दोनों मिलता है किसान भाइयों को। जी, ये ना हो, हमको सबसे पहले ये सोचना है कि नहीं तो संभव नहीं है, कुछ होगा जिसको हम आसानी से हटा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना हो इसके लिए हम क्या करें? हाँ जी, हमको किसान भाइयों, हम जो कभी सभी को बताते हैं, आज भी हम इस दूरदर्शन के माध्यम से आपको बताएंगे कि गर्मा जुताई हम जो करते हैं, इसका मुख्य जो कार्य है सबसे पहले कि जो अवांछनीय पौधे हमारे खेत में जो उसमें उर्वरा शक्ति रहती है, जो खाद थोड़ी सी छूट जाती है और नमी पाकर और पुनः पनप जाती है, हमको उस सब को हटा देना है। अब कैसे हटाएंगे? हमको थोड़ा सा गहरी जुताई करनी होगी। गहरी जुताई करके अगर हम उस मिट्टी को नीचे से ऊपर कर देते हैं तो जितनी खरपतवार की जड़ें हैं जो कई महीनों से अपना जड़ को नीचे जमीन के अंदर समायोजित करके रखी हैं, वो सब उभर के बाहर आ जाएंगे। उभर के बाहर आएंगे, धूप पाएंगे, नष्ट होंगे। इनके साथ जो जड़ों में बीमारियां भी लगी रहती हैं, कीड़े मकोड़े, इन सबों के जो अंडे रहते हैं, इनके जो घर बने रहते हैं, ये सब निकल के आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम गहरी जुताई हमको किन किन तरीकों से और किन किन चीज़ों के माध्यम से करना लाभप्रद होगा, यह हमको पहले अच्छे से सोचना होगा। लेकिन इसका मुख्य जो गौतम जी हमारे किसान भाई ये जान लें कि अगर हम गर्मी के समय में या जब भी हमको नमी मिलती है और अगर हम इसको निकाल के, कभी कभी थोड़ा सा पानी गिर जाता है गर्मी के समय में, नहीं भी गिरता है, तो हमको उसको बिल्कुल एकदम 8 से 10 इंच तक अगर हम नीचे हल को अगर लगा दें तो हमारे बैल चलित हल तो 10 इंच नीचे नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही प्रश्न भी मेरा है कि उपकरण हाँ, क्योंकि देखिए, अब भैंसा है जिसके पास कड़े हैं तो कड़ा भी हमारा 6 इंच तक चला जाता है नीचे। अब किसान भाई अपने देसी हल से जोतते हैं, देसी हल को नीचे ले जाने के लिए 4 इंच से ज़्यादा के लिए हमको किसान भाइयों को थोड़ा सा अपने बैल को भी मजबूत करना पड़ेंगे। और बैल को मजबूत करने के लिए कुछ अच्छी किस्म की जिसमें प्रोटीन रहता है, जैसे हम दाल खाते हैं, प्रोटीन युक्त अगर घास खिलाएं हम, हाइब्रिड नेपियर है, गिन्नी घास है, ये सब खिलाएंगे तो थोड़ा ताकत बढ़ेगी। और ताकत बढ़ेगी तो जो हल है उनका देसी हल 4 इंच से 5 साढ़े 5 इंच तक नीचे जाएगा। बिल्कुल।
लेकिन भैंसा थोड़ा ज्यादा ताकतवर होता है, उसकी गहराई हम 6 इंच से ज्यादा तक ले जाते हैं। लेकिन जो खरपतवार की जड़ें हैं वो 8 इंच के नीचे तक पहुंच जाती हैं। हमको जड़ें दिखती नहीं है, लेकिन जब हम खेत में खाद वगैरह देते हैं और उसको अपना मौसम मिलता है, वो अपना पनप के ऊपर आ ये जाती तो है। गाय, ये भैंस और बैल की बात हो गई सर। हाँ। लेकिन कुछ उपकरण भी तो होंगे जिससे गहरी जी हाँ। जुताई की जा सके। अब देखिए, अभी तक हम केवल कल्टीवेटर से ही जुताई करते हैं। सब लोग ये जानते हैं 9 फार वाला कल्टीवेटर अगर लगा दिया अच्छी जुताई हो गई। नहीं बंधुओं, वो पहली खेत की जुताई के लिए नहीं है हमारे किसान भाइयों। हमको अगर नीचे गहराई से निकालना है तो हमको इस प्रकार से, अगर मिट्टी ज्यादा कड़ी है तो हमारे पास डिस्क हल है। सिंगल भी है, एक इकलौती डिस्क वाला भी है और 2 वाले भी हैं। तो 2 वाले के लिए थोड़ा ट्रैक्टर में ज्यादा पावर चाहिए। एक वाला हमारा 30-35 HP तक, हॉर्स पावर तक का 30 से 35 में बढ़िया चलता है। और 2 वाला लेंगे तो स्वाभाविक है कम समय में ज्यादा गहराई से और ज्यादा क्षेत्र का एरिया निकालेगा। तो ये जब हम निकालते जाएंगे इससे, तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारी नीचे तक की मिट्टी निकल के बाहर आएगी, दूसरा जब ये डिस्क घूमेगी ट्रैक्टर के साथ तो देखिए जो नीचे की मिट्टी है ऊपर जाके जो ढेले हैं वो चूर चूर होते जाएंगे। तो जो खरपतवार अपना गुच्छा जड़ों का जो नीचे बनाई हुई है ये फैल के बढ़िया से बिखर जाएंगे। इसके अंदर जो बीमारी, कीटाणु, अंडे जो कुछ भी होंगे सब फैल के बाहर आ जाएंगे कुल मिलाकर और धूप पाके कहने का मतलब मर ये हुआ कि जाएंगे। गहरी जुताई करें किसान भाई। देसी हल के अलावा जो उपकरण है, जो कृषि उपकरण है, उनका उपयोग करें। ट्रैक्टर चलित भी चला सकते हैं और बेल्ट चलित भी डिस्क प्लाऊ आते हैं। जी, छोटे वाले आते जी। हैं। लेकिन अभी जो है किसान भाई हैं जो वो लगा चुके हैं, और ऐसी स्थिति में खरपतवार नियंत्रण की बात हम सीधे आते हैं। खरपतवार नियंत्रण में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि जो खरपतवार जो लगा चुके हैं वो कब इस काम की शुरुआत करें, कितने दिनों के बाद करें खरपतवार नियंत्रण का काम? देखिए हमारे किसान भाइयों, आपने धान का बिचड़ा लगा लिया, हम लोग 20 से 21 दिन 22 दिन मान के चलते हैं कि हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जमीन में स्थिर हो जाती हैं। पौधा उस समय टिलर छोड़ने की स्थिति में आने लगता है, एक पौधे से दूसरे पौधे निकलेंगे। वैसी स्थिति में उस समय वह भोजन की जरूरत महसूस करता है पौधा बढ़ने के लिए। अब अगर हम पौधे को भोजन देंगे तो जो घास निकल आई है वो सारी घास लेंगे। तो 20 से 21 दिन 22 दिन पर आप अगर हाथ से निकालते हैं तो देखिए, आप आज इस खेत के कोना से शुरू करेंगे तो एक एक निकालते 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 आपको इतना हो जाएगा। और जब आप खेत को अंत करेंगे और आप पलट के 3 दिन बाद देखेंगे तो वहां फिर इतनी इतनी घास निकल आएगी। जब तक आपका पौधा भोजन के अभाव में थोड़ा कुम्हला भी सकता है, कमजोर भी पड़ सकता है, बिल्कुल, और और उतनी अच्छी उपज भविष्य में आने की संभावना कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो इससे निजात कैसे पाएं? हाँ, इससे निजात पाने के लिए अच्छे हमारे पास 2 तरह के उपकरण हैं। कोनोवीडर भी है और जैपनीज पैडी वीडर भी है। कोनोवीडर में 2 कोन रहती हैं, एक कोन इस तरफ और एक कोन इस तरफ, और इसको बड़ी आसानी से आगे एक प्लेट रहती है। प्लेट क्या करती है, घास के ऊपर जैसे घास खड़ी हुई है, जब प्लेट ऐसे आएगी इसको दबाती जाएगी, पीछे कोन घूमेगी, कोन में ब्लेड कटी वाली ब्लेड लगी हुई है कई, ये घूमेगी। अब ये घूमेगी, आप पीछे पीछे हैंडल लेके चल रहे हैं उसको, और कतार से कतार की दूरी अगर बराबर रहेगी तब ये कोनोवीडर चलेगा जी। और ये 20 सेंटीमीटर इसकी जरूरत पड़ती है, और कोनोवीडर भी हमारा 20 सेंटीमीटर में क्षेत्र कवर करता है। आसानी से आप जब चलेंगे तो धीरे धीरे आप उसको आगे पीछे करेंगे तो जो खरपतवार है वो निकल के बाहर आएगी, और आप जब पीछे पीछे पैर रख के चलते जाएंगे तो जमीन के अंदर वो धंसती चली जाएगी, और जब धंसेगी तो क्या होगा, वो सड़ेगी,
तो खाद का भी रूप बनेगी और आपकी खरपतवार निकल जाएगी। तो एक दिन में अगर आप कोनोवीडर का इस्तेमाल करते हैं तो एक दिन में आप 50 से 100 डेसिमल तक, आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। जितनी अच्छा आपने खेत की पहले जुताई की होगी, जितना अच्छा आपने कदवा किया होगा, क्योंकि कदवा करने से भी सारी खरपतवार बहुत अच्छे से सड़ जाती है। हम लोग क्या करते हैं, जिस दिन कदवा करते हैं उसी दिन हम लोग तुरंत रोप देते हैं। अरे कदवा होने के बाद थोड़ा उसको स्थिर होने दीजिए, और जब स्थिर रहेगा तो सारी घास उसमें सड़ेगी, तब 20-21 दिन बाद थोड़ा सा उसका प्रकोप कम रहता है। तो वैसी स्थिति में आप कोनोवीडर बढ़िया से चलाइए। कोनोवीडर खास तौर पर हम श्री विधि से जो श्री विधि लगाइए, आप कोई भी विधि से लगाइए, लेकिन पौधा से पौधा की दूरी कम से कम 20 से 22 सेंटीमीटर जो रिकमेंडेड है, तय है, वो मानक को आप पालन करें और उसके बाद कोनोवीडर चलाइए। देखिए आपके एक दिन में 3 से 4 खेत जो आपके होते हैं, 3 खेत आसानी से साफ हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए, इतना जरूर ध्यान रखना कि उस समय 1 इंच से ज्यादा पानी खेत में ना हो, पानी कम से कम रहे, क्योंकि आसानी रहती है उसको, नहीं तो पता पड़ा वहीं लचपच टाइप होता रहता है। एक और है गौतम भाई, कि हमारे किसान भाइयों को बता दें, एक जापानीज वीडर भी है जी, वो भी ऐसे घूमते हैं, उसमें ऐसी ब्लेड लगी हुई है, ऐसी ये घूमती हैं इस ढंग से। ये क्या है कि जब घास दूब जैसी रहती है, मुलायम रहती है, उस समय ये आसानी से चल जाता है। तो बहुत सारे किसान जब जुताई करते हैं, कदवा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि अच्छे से उनकी बहुत ना के बराबर धूप निकलती है जी। तो ये उसके लिए इन तमाम तरह से लोग ये कर सकते हैं। अभी तो पावर वीडर भी आ गए। जी जी। एक प्रश्न और आता है सर कि जब टॉप ड्रेसिंग की हम बात करते हैं तो संक्षेप में हम जानना चाहें कि टॉप ड्रेसिंग के लिए किन उर्वरकों का प्रयोग करें और कब करें? देखिए, हमारे किसान भाइयों को अच्छे से मालूम है कि हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करते हैं। नाइट्रोजन हमको पौधे को हरा रखने के साथ साथ बढ़ाता भी है जी। 20 से 21 दिन बाद जब टिलर निकलने का समय होता है, उस समय उनकी जड़ें धान की अच्छी मजबूत स्थिति में हो जाती हैं और वो टिलर निकालने की स्थिति में तैयार रहते हैं। केवल भोजन की आवश्यकता रहती है। तो अगर हम 20 से 21 दिन बाद यूरिया का छिड़काव करते हैं, क्योंकि पोटास, सुनिए, पोटास और फास्फोरस जब हम धान की रोपाई करते हैं तो वो पहले ही दे देते हैं। हमारे पास समय की सीमा है, घड़ी की सुई कर रही है। किसान भाइयों, फिर इस पर आपसे हमारी बातचीत होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई, और सर आप हमारे कार्यक्रम में, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत चाहते हैं, नमस्कार।